कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अगले ही कुछ मिनट में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सोच के भी डर लगता है। पति पत्नी अपनी बातचीत में मसरूफ थे, तभी अचानक उन्हें बाहर लोगों को चीखने की आवाजें सुनाई देने लगती है। जब दोनों घर से बाहर निकलते हैं तो उन्होंने देखा कि बाहर लोगों के बीच हलचल मची हुई है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं जैसे कुछ बड़ा होने जा रहा हो। जश्न और बेत ने देखा कि पड़ोसी भी घबराए हुए जल्दी जल्दी अपना घर खाली कर रहे हैं। जश्न ने पड़ोसी से पूछा कि आखिर क्या वजह है कि तुम लोग भाग रहे हो, लेकिन वो लोग इतने जल्दी में थे कि उन्होंने जैसन की कोई बात का जवाब ही नहीं दिया। वहीं उन्होंने देखा कि पड़ोसी का बेटा भी अपना सामान पैक कर रहा है। जैसन ने उस बच्चे से पूछा तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे पापा का एक दोस्त गवर्नमेंट ऑफिसर है, कहा कि एक बहुत ही बड़ा जहरीला वायरस फैल चुका है जो एक नॉर्मल इंसान को मॉन्स्टर में बदल देता है। लेकिन तभी वहाँ उस बच्चे की माँ आ गई और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगी। जैसन ने उसे पूछा कि आखिर यह बच्चा किस वायरस की बात कर रहा है, जिस पर इस बच्चे की माँ ने कहा यह अभी बताने का वक्त नहीं है, अपनी वाइफ और बेटी को लो और इस शहर से जितना दूर हो सके निकल जाओ। यह सुनकर जेसन और बेत ज्यादा घबरा गए। उन्होंने उसके बाद बिना सोचे और समझे अपनी फैमिली को गाड़ी में बैठाकर शहर से बाहर जाने लगे, मगर रास्ते में उन्होंने देखा कि जो पड़ोसी भाग रहे थे वो वापस लौट कर आ रहे हैं। यह देखकर उन्हें और भी अजीब लगने लगा। आगे जाकर यह लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जब जेसन और उसकी फैमिली गाड़ी से बाहर उतरे तो उन्होंने देखा कि शहर से बाहर निकलने वाला एक अकेला रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया है। आसमान में यहाँ वहाँ हेलीकॉप्टर्स पहरा देने लगे। लोगों को बताया जाने लगा कि यह शहर एक जहरीला वायरस से भर चुका है और तुम लोगों को जल्दी घर वापस लौटना चाहिए। यह बात सुनकर जैसन को कुछ अजीब लगा कि जब शहर में वायरस फैल गया है तो लोगों को शहर से बाहर निकलने के बजाय उन्हें शहर में ही क्यों रहने को कहा जा रहा है। तभी अचानक पास की पहाड़ी से एक बड़ा सा पत्थर उनके कार पर आ गिरा। यह देखकर वो लोग और ज्यादा घबरा गए। पहाड़ हिलने लगा। तभी उस पहाड़ के पीछे से दो मिलिट्री के फाइटर जेट्स निकलकर शहर की तरफ बढ़े और वो दोनों फाइटर जेट पूरे शहरों को बम की बारिश करने लगे, जिससे पूरा शहर राख में बदल गया। बेत को फौरन समझ में आ गया कि अगर वह पुलिस की बात मानकर घर लौट जाते तो उनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। उसके बाद वो फाइटर जेट सड़क पर मौजूद लोगों की तरफ बढ़ने लगे। यह देखकर सभी लोगों में हलचल मच गई। अब सबको समझ आ गया था कि गवर्नमेंट उन्हें मारना चाहती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भागने लगे, पर जेसन और बेत को समझ में आ गया वह कहीं भी भाग ले वो फाइटर जेट्स उन्हें मार ही देंगे। तभी बेत ने पीछे मुड़कर पहाड़ की तरफ एक स्कूल में देखा और उसे लगा कि बचने के लिए वहाँ बेहतर जगह रहेगी। जिसके बाद जसन बेत और जोई को लेकर स्कूल की तरफ पहाड़ पर चढ़ने लगे। पीछे ब्रिज पर मौजूद लोगों पर फाइटर जेट बम गिराने लगे। ये तीनों तेजी से दौड़ते हुए स्कूल की तरफ पहुंच जाते हैं और खुशकिस्मत से वहाँ उन्हें एक टनल मिल जाता है और बम धमाके से कुछ ही सेकंड पहले वो जल्दी से टनल में घुस जाते हैं। जैसे ही बंकर का दरवाजा बंद हुआ ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से ये लोग बंकर के नीचे आ गए थे। इनकी जान बच गई, मगर इनके लिए हैरानी की बात यह थी कि आखिर यह कौन सा वायरस था कि गवर्नमेंट को शहर के सभी लोगों को मारना पड़ा। वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बस उन्हें यह पता चल चुका था कि अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप बंकर में जिंदगी गुजारो। लेकिन इनके लिए परेशानी की बात यह थी कि आखिर यहाँ लोग कब तक जिंदगी गुजारेंगे। उन्हें पेट भरने के लिए खाने पीने का तो जुगाड़ करना ही होगा। अच्छी बात यह थी कि वहाँ ढेर सारा एक्सपायरी खाना पड़ा हुआ था तो 3 लोगों के लिए काफी लंबे समय तक चल सकता था। जेसन की वाइफ बेत बहुत ज्यादा परेशान थी। वह अपनी बेटी जोई के बारे में सोचने लगती है कि अगर बीमार हो गई तो इसका क्या करेंगे। और बेत दरवाजा बंद करते समय उसका हाथ भी लग गया था, जिसमें काफी गहरी चोट आ गई थी। वो दोनों इस बात को लेकर घबरा रहे थे कि कहीं इस जहरीले वायरस ने उनकी बॉडी पर अटैक न कर लिया हो, मगर अभी यह सोचने का वक्त नहीं था। अब इस बंकर को सेफ बनाना था ताकि ऊपर बंकर का दरवाजा कोई खोल न सके। जेसन ने लोहे की जंजीर से बंकर का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और तय किया कि अब उन्हें यहीं पर छिपकर जिंदगी गुजारनी है। लेकिन जमीन के नीचे रहने का जीवन आसान नहीं था। हर दिन वहीं एक जैसा खाना, पीने के लिए कीचड़ से भरा हुआ पानी और खाली समय में ताश खेलने के बाहर की दुनिया से उनका पूरी तरह से कनेक्शन कट चुका था। कई दिनों तक यहाँ रहने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा इस बंकर से तंग हो चुके थे, लेकिन करते भी तो क्या, अगर ऊपर जाते तो उनकी जान नहीं बच पाती। इस जीवन ने जसन के परिवार को मानो इस दुनिया के अंत का एहसास दिलाया। जोई ने अपने पापा से पूछा, पापा हम कब तक यहाँ रहेंगे। जसन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी बेटी से यह कहा कि जब वह वायरस चला जाएगा तब हम भी बाहर चले जाएंगे। वो अपनी बेटी की आंखों पर उंगलियां रखकर बाहर की दुनिया से इमेजिन करवाता है। इस तरह से दिन गुजरते गए और फिर महीने। उन्हें नहीं पता था कि बाहर निकलने के इंतजार में यहाँ वो 300 से भी ज्यादा दिन गुजार चुके हैं। जोई अपनी माँ की बनाई हुई पेरिस्कोप से बाहर की दुनिया को देखती है। बाहर चारों ओर बस तबाही का मंजर नजर आ रहा था, जैसे यह पूरी दुनिया जलकर राख हो गई हो। वहाँ किसी भी इंसान का
नामो निशान तक नहीं था। यह सब देखकर उस छोटी बच्ची को लगने लगा कि शायद हम इस दुनिया के आखिरी बचे हुए लोग हैं। माँ ने उसे दिलासा दिलाया कि तुम ऐसा मत सोचो, शायद तुम्हारे दोस्त भी हमारी तरह कहीं छुपे हुए हों। अब रात हो चुकी थी और डिनर का समय हो चुका था। उनके पास अब खाना भी बहुत कम बचा हुआ था, इसलिए वह तीनों थोड़ा सा खाना खाकर काम चला रहे थे। लेकिन आज जोई की जिद पर उसे एक डिब्बा खाने दिया गया। जोई ने जब टीन का डिब्बा खोला तो उसने देखा कि टीन का डिब्बा अंदर से खाली है। इस डिब्बे के पीछे तरफ एक छोटा सा छेद था, शायद कोई चीज इससे खाना चुरा गई थी। बेथ ने सारी बची हुई डिब्बों की जांच की तो पता लगा कि पूरे 12 डिब्बे खाली थे। यह देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि यह तो उनके लिए 2 हफ्तों का राशन था। बेथ ने वेंटिलेशन जाली की तरफ देखा और अंदाजा लगाया कि शायद कोई चूहा अंदर आकर खाना ले गया। बेथ ने कहा कि अगर यह चूहा है तो इसे जल्द मारना पड़ेगा, नहीं तो यह हमारा सारा खाना बर्बाद कर देगा। बेटी के उदास चेहरे को देखकर जेसन ने उसे दिलासा दिलाया कि छोटी छोटी बातों से परेशान मत हो, अगर खाना खत्म हो भी गया तो मैं ऊपर जाकर कुछ सामान ले आऊंगा। अगले दिन जब जोई अपनी माँ के साथ ब्लॉक्स में खेल रही थी तभी पीछे हल्की आवाज आई। जोई ने जब पीछे मुड़ कर देखा तो चूहा फिर से टीन का पुट चुराने में घुस गया था। इससे पहले कि वो चूहा भाग पाता, जोई ने फौरन अपने पेरेंट्स को बुलाया। आज उन्हें इस चूहे को हर हाल में मारना था। जेसन गुस्से में चाकू निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो छोटा सा चूहा बहुत तेज निकला। वो जेसन के वार से खुद को बचाते हुए भाग निकला और टेबल पर रखी लालटीन को भी गिरा दिया। जैसे ही वह अपने बिल में घुसने वाला था तभी बेथ ने अचानक झपटा मारा और चूहे को मार दिया। सब चूहे को मारने की खुशी मना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ लालटीन के गिरने से धीरे धीरे आग बढ़ने लगी। जेसन ने दौड़कर लालटेन को बंद करने लगा, लेकिन वो लालटेन बहुत गर्म था जिससे जेसन का हाथ भी जल गया और लालटेन का शीशा फटने से पूरे टेबल में आग लग गई। बेथ ने पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की। जेसन ने नल से आधी बाल्टी पानी निकालकर उस आग पर डाला। जैसे तैसे उन दोनों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन खतरा अब भी नहीं टला था, बल्कि अब उनके लिए और भी मुश्किल बढ़ने वाली थी, क्योंकि आग तो वो लोग बुझा चुके थे, मगर आग से निकलने वाले धुएं ने पूरे बंकर को धुएं से भर दिया था और वह धुआं धीरे धीरे वेंटिलेशन जाली से ऊपर की तरफ निकल रहा था। यह देखकर वो सब घबरा गए, क्योंकि धुआं अब उनके रहने का ठिकाना को जाहिर कर रहा था। अब सब लोग सांस रोककर बैठे थे। जेसन ने कहा कि शायद रात का अंधेरा धुएं को छुपा लेगा और किसी को हमारे ठिकाने के बारे में पता नहीं चल पाएगा। वह तीनों डर के साए में पूरी रात जागते रहे। अगली सुबह उन्होंने खुद के तसल्ली के लिए पेरिस्कोप से बाहर झांक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि बाहर तो पूरा धुएं का गुबार उठा हुआ है। यह देखकर उन लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनके ठिकाने का राज खुल चुका है। तभी बीत ने कहा कि अगर धुआं उठा है तो उस पर राख भी जमा हुआ होगा, जिसकी छानबीन करने के लिए हमारे ठिकाने का पता चल सकता है। इसलिए अब हमें राख की सफाई करनी होगी। जिसके बाद पति पत्नी ने बाहर जाकर सफाई करने का फैसला किया। जाने से पहले जेसन ने अपनी बेटी जोए से कहा कि मुझे प्रॉमिस करो कि बाहर चाहे तुम्हें कोई भी आवाज आए या फिर कुछ भी हो जाए, तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। बेटी से वादा लेने के बाद उन्होंने दरवाजे की जंजीर खोली, बाहर की आवाजों को ध्यान से सुना और जब यकीन हुआ कि बाहर कोई भी नहीं है तब दोनों ने मिलकर बंकर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। अब उनकी बेटी अकेले अंदर रह गई। वह अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रही थी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी उनके माता पिता वापस नहीं आए तो उसे अब स्टूल पर चढ़कर खुद दूरबीन के सहारे वो देखने लगी कि हालात क्या है। जल्दी ही उसने देखा कि उसके माता पिता बंकर के दरवाजे को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी जोई ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी सांसें अटक गई। उसने देखा कि दूर जंगल में एक काली परछाई तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। बच्ची ने जोर से चिल्लाकर पापा को पीछे देखने को कहा, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी, उसके माता पिता सुन नहीं पाए। घबराहट में बच्ची अपने डर को भूल गई और सीढ़ी पर चढ़कर बंकर से बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। बच्ची ने बेचैनी से जोर जोर से अपने माता पिता को पुकारना शुरू किया। तभी पीछे से अचानक उसका मुंह किसी ने दबोच लिया। यह कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। कुछ ही सेकंड बाद एक जंगली हिरण का झुंड तेजी से वहाँ गुजरा। हालांकि वो तीनों बाल बाल बचे, लेकिन बीत का डर अभी और ज्यादा बढ़ने लगा। इन हिरणों का इस तरह से भागना जरूर किसी खतरनाक चीज से बचने की कोशिश थी। सबको खतरे का अंदाजा हुआ। वह तेजी से वापस बंकर की तरफ भागे और बंकर के अंदर घुस गए। जेसन ने लकड़ी की पट्टियों से बंकर का दरवाजा बंद किया और लोहे की जंजीर से उसे कसकर बांध लिया और सबको बिल्कुल खामोश रहने को कहा। तभी उन्होंने ऊपर कदमों की धीमी आहट सुनी। ऐसा लग रहा था कि कोई जैसे बंकर की दरवाजे की तरफ आ रहा हो। वो कई मिनटों तक लगातार बंकर के ऊपर इधर उधर घूम रहा था। यहाँ तीनों आहिस्ता आहिस्ता कदमों से बंकर के अंदर दरवाजे से हटकर अंदर की ओर जाने लगे और शायद अब ऊपर जो भी था उसकी उन्हें भनक नहीं लगी थी कि नीचे बंकर में कोई है। डर के मारे जोर रोने लगी। बीत उसे चुप कराती है और कहती है कि अगर बाहर तक आवाज गई तो सब खत्म हो जाएगा। वह तीनों धीरे धीरे बंकर के दरवाजे से
से आगे बढ़ चुके थे। वहाँ बंकर के दरवाजे से इसलिए आगे बढ़ रहे थे कि अगर कोई ऊपर से बंकर का दरवाजा खोल भी दे तो उन्हें नीचे कोई नजर ना आए। लेकिन तभी जोई ने जो गुड़िया हाथ में पकड़ी थी उसकी रस्सी एक स्क्रू में फंस गई। वो स्क्रू अब धीरे धीरे ढीला होने लगा था। यह देखकर जेसन और बीत की सांसें अटक गई, क्योंकि वह गुड़िया रस्सी में जो फंसी थी वो आवाज वाली स्विच से जुड़ी थी। इसके पहले कि वह कुछ कर पाते स्क्रू एक झटके से निकल गया और वह गुड़िया से तेजी से रोने की आवाज आने लगी। जेसन ने फौरन उस गुड़िया को चीर डाला और उसके अंदर का स्पीकर तोड़ दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर जो चीज था उनका पीछा कर रहा था उसे भनक लग चुकी थी। अचानक ऊपर से जोर जोर से टक्कर की आवाज आई और फिर भारी कदमों की गूंज सीधा बंकर के दरवाजे के ऊपर रुक गई। उसने आखिरकार उनका ठिकाना ढूंढ लिया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। वह बंकर के ढक्कन को जोर से ढकेल रहा था और जंजीरों से बंद होने के बावजूद खतरा साफ महसूस हो रहा था और ऊपर के राक्षसों को पता चल चुका था कि नीचे जरूर कोई मौजूद है। हालांकि वह दरवाजा बहुत ही ज्यादा जंजीरों से बंद था, लेकिन उस चीज की ताकत भयानक थी। वह जंजीर एक एक करके टूटने लगी थी। यह देखकर जेसन को पता चल चुका था कि अब दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, इसलिए वो तेजी से और अंदर भागा और वाटर पंप का पाइप उखाड़ने लगा। यहाँ बेथ ने भी हिम्मत दिखाई और सीढ़ी पर चढ़कर अपने शरीर का वजन इस्तेमाल करते हुए चैन को खींचकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर भी लोहे की ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगी। तभी उसी वक्त दरवाजे के ऊपर एक काला साया नजर आया जिसकी आंखें एक बल्ब जैसी चमक रही थी, जैसे उन तीनों की मौत ऊपर से उनको देख रही हो। जेसन ने बिना सोचे समझे पाइप से उस पर हमला कर दिया, जिससे वह पीछे गिर पड़ा। जेसन ने जल्दी से पाइप दरवाजे में फंसाकर दरवाजे को बंद कर दिया और वहां से वह चीज भाग जाती है। लेकिन जेसन का शरीर अब बुरी तरह से कांप रहा था। वह कभी भी यह नहीं सोच सकता था कि बाहर की दुनिया में न सिर्फ बेरहम सोल्जर थे बल्कि खतरनाक राक्षस भी घूम रहे थे। वह पूरा परिवार सीढ़ियों के पास मायूस बैठ जाता है, क्योंकि अब उनका ठिकाना उजागर हो चुका था। अब किसी भी वक्त उन पर हमला हो सकता था। अब उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि इस बार तो एक आया था, लेकिन अगली बार बहुत सारे आएंगे। उनकी तादाद ज्यादा होगी और हम उनके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर बाद अचानक अलमारी हिलने लगी। जेसन और बेथ समझ गए कि उसने अपनी बाकी साथियों को भी बुला लिया है। ऊपर से तेज कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, मानो हजारों जीव उनके सिर पर दौड़ रहे हों। फिर वह सभी बंकर के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। उनके डर से नीचे जेसन, बेथ और जोई कांप रहे थे। तभी उन्होंने अचानक एक जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। इस बार की ताकत पहले से ज्यादा कहीं थी। मजबूत लोहे के दरवाजा टूट गया और नीचे गिर गया। बंकर के दरवाजे पर ढेर सारी आंखें चमकने लगी, जिससे वह लोग डर के मारे पीछे की तरफ भागने लगे। लेकिन वहाँ भी राक्षस उनके पीछे आते जा रहे थे। बेथ ने अपनी तेल की लैंप फेंक दी और उनके और अपने बीच के पर्दे में आग लगा दिया और अलमारी को पकड़कर दोनों उनके बीच रास्ते को ब्लॉक कर दिया। वह सभी तेजी से बंकर के अंदर की तरफ भागने लगे और वो लोग जानते थे कि यह सब अब उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। उनके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी बच्ची को जमीन की ओर खुलने का एक वेंटिलेशन दिखाई दिया। जेसन ने ताकत से उसे तोड़ा और पूरी जान लगाकर अपनी पत्नी और बेटी को बाहर की ओर ढकेल दिया। लेकिन जब खुद बाहर निकलने की कोशिश करने लगा तो तंग जगह के कारण वह अटक गया। दूसरी तरफ राक्षस उसकी ओर बढ़ रहे थे। अब जैसे तैसे करके जेसन को यहाँ से निकलना था। उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं नजर आया, इसलिए वो अपने कंधे की हड्डी तोड़ डाली, जिससे वह दर्द से चीखने लगा। पर जल्दी ही वहाँ खुद को संभाल कर वेंटिलेशन में घुस गया। बेथ बिना समय गवाए पूरी ताकत से जेसन को बाहर खींचने लगी। जेसन जैसे ही बाहर निकलने ही वाला था, तभी एक विशाल जीव ने आकर जेसन के पैर को पकड़ लिया। जेसन समझ गया कि अब उसका बच पाना मुमकिन नहीं है। अब भाग निकलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। जेसन ने अपनी पत्नी को आंख मिलाते हुए कहा कि जो भी हो जाए जोई को कुछ नहीं होने देना, और अगले ही पल वह राक्षस उसे बंकर में खींच लेता है। लेकिन जेसन बंकर में राक्षस से डरने के बजाय उनसे कहता है कि आओ देखता हूँ तुम में कितना दम है। बेथ और जोई ने जब नीचे देखा तो बंकर से तेज आवाजें निकल आ रही थी। बेथ समझ गई कि उसके पति उन्हें भगाने के लिए समय दे रहा है और लड़ रहा है। वह दर्द में भी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल पड़ी और राक्षस से बचते हुए काफी दूर आ गए। लेकिन भागते भागते उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि जो हाईवे बाहर की दुनिया की तरफ खुलता था, अब वहीं ऊंची दीवार खड़ी थी। यानी अब इस शहर से ना कोई बाहर निकल सकता, न ही कोई आ सकता। वहाँ एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया। जब बेथ ने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक आर्मी का हेलीकॉप्टर था। वहाँ हेलीकॉप्टर तेजी से उनके पास आकर उन पर तेजी से स्पॉटलाइट चमकाई। यह दोनों जैसे तैसे वहाँ से भागने वाले थे।
तभी ऊपर से उन पर एक बड़ा जाल गिरा और इसमें दोनों फंस गए। वह दोनों एक संभव तरीके से जाल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जाल ने इन दोनों को बुरी तरह से जकड़ लिया था। जब बेथ ने जाली के बीच देखा तो कुछ हरी रंग वाले काले साए उनके तरफ आ रहे थे। तभी यहाँ हमें कहानी का असल राज मालूम होता है। यह जो बंदूक थामे पीली आंखों वाले जिसे हम राक्षस समझ रहे थे, असल में कोई एलियन या फिर वायरस से इन्फेक्टेड लोग नहीं थे, बल्कि या तो मिलिट्री के सोल्जर थे जो गैस मास्क और नाइट विजन ग्लासेस लगाए हुए थे। वहीं आंखें जिनकी पीली चमक रही थी उन्हें किसी दूसरी दुनिया का दिखा रही थी। लेकिन सवाल आता है कि आखिर आर्मी वाले इन लोगों के जान के दुश्मन क्यों बने हुए थे। यह सारा राज आपको आगे थोड़ी सी बची हुई स्टोरी में मालूम पड़ जाएगा। अब बेथ और जोई दोनों इन सोल्जर्स के कंट्रोल में थे। इनमें से एक सोल्जर ने बड़ी इंजेक्शन निकाली और दोनों के गले में बारी बारी से चुभा दी। जब इनके ब्लड को टेस्ट किया गया तो पता चला यह दोनों भी उस जहरीले वायरस से इन्फेक्टेड है, जिसका मतलब था ये दोनों इस धरती के लिए खतरा है, यानी अब इन्हें मार दिया जाएगा। असल में जब वायरस पहली बार फैला तभी इस छोटे से शहर के कई लोग इसके चपेट में आ चुके थे। यह वायरस हवा से फैलता था और यह वायरस इंसानों के दूसरे इंसानों में जल्दी फैल जाता था और इन्फेक्टेड लोग हुए खुद नहीं जानते थे कि वह बीमार हैं और गवर्नमेंट के पास इस वायरस को रोकने का कोई एंटीडोट नहीं था। इन्फेक्टेड लोगों को मारने के अलावा गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं था। बेथ रो रो कर कहती है कि प्लीज मेरी बच्ची को जाने दो। जब बेथ ने देखा कि यह सोल्जर उसकी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ने वाले तो पूरी तरीके से गुस्से में आ गई। उसके चेहरे पर काले निशान उभरने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती एक सोल्जर की गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि मौत से लौट कर आया जेसन था। दरअसल बंकर में जेसन नहीं मरा था, बल्कि वहाँ खुद को कंट्रोल खोकर सभी सोल्जर को मार डाला था। उस वक्त वह बहुत ज्यादा गुस्से में था। चेहरे पर काले निशान और आंखें गुस्से से लाल थी। उसकी जिस्म की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी और साफ दिख रहा था कि वह पहले वाला जेसन नहीं था, बल्कि एक अलग ही रूप में दिख रहा था। वो सोल्जर पर झपट्टा मारकर उन्हें मारने लगा, लेकिन वह गर्म हथियारों की गोलियों को नहीं रोक पाया और जमीन पर गिर गया। जब वह सोल्जर बेथ और जोई की तरफ बढ़े तो देखे कि वो जाल तोड़कर भाग चुकी थी। सोल्जर उन्हें यहाँ अब ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि बेथ भी एक राक्षसी का रूप ले चुकी है। उसने जो को एक कार के अंदर छुपा दिया और खुद उन सोल्जर से लड़ने लगी। उसके कई सोल्जर को मार गिराया और फिर खुद भी गोली लगने से कार की छत पर गिर पड़ी। अंधेरे में छुपी उसकी बेटी ने यह सब देख लिया। अपने माता पिता की यह हालत देखकर गुस्से में आकर अपना आपा खो बैठी एक छलांग में उसे एक सोल्जर को गिरा दिया, उसका मास्क तोड़ दिया और उसे मारने वाली थी। बेथ ने समय रहते उसे रोक लिया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी एक दरिंदा बन जाए। बेथ ने उसे शांत किया। धीरे धीरे लड़की की नसों की हरियाली गायब हो गई और वह फिर से इंसान में बदल गई। लेकिन सोल्जर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसका सेफ्टी मास्क टूट चुका था। वह धीरे धीरे वायरस से इन्फेक्टेड हो गया। दूसरी तरफ जेसन की हालत गंभीर थी। उसने बेटी के चेहरे को देखकर अपने हाथ की 2 उंगलियों से उसकी आंखें फेरी और जेसन ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। उसी वक्त एक और हेलीकॉप्टर आ गया। बेथ अपनी बेटी को लेकर भागी। कबाड़ के ढेर से गुजरते हुए वहाँ एक सुरंग में घुस गए। तभी वहाँ एक रोशनी उनके आंखों पर पड़ी। देखने पर पता चला कि सामने वाला वो पड़ोसी छोटा सा लड़का जिसने हमें कहानी में शुरुआत में देखा था। फिर यह दोनों उसके पीछे चल पड़े। वो लड़का अपनी एक गुफा जैसी टनल में ले गया। उस लड़के के माता पिता और कई सारे लोग भी वहाँ छुपे थे। असल में वहाँ उनके जैसे वायरस इन्फेक्टेड लोग थे। जिंदा रहने के लिए सभी अंधेरे में चूहे जैसे जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। यह वायरस खतरनाक जरूर था, लेकिन जानलेवा नहीं। यह वायरस इन्फेक्टेड इंसान के जिस्म पर तब ज्यादा जोर करता है जब उसे डर लगता है या फिर गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। लेकिन असल में उन लोगों ने खुद पर काबू पाना सीख लिया था। वो लोग शहर के सोल्जर्स को राक्षस समझते थे, लेकिन असल में वो खुद राक्षस थे। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू।